हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग हैक्स। सो आज का हमारा टॉपिक है फिक्शनल केस टू अंडरस्टैंड मार्जिनलाइजेशन। लेट्स बिगिन। देखिए, इस फिक्शनल केस से हम समझेंगे मार्जिनलाइजेशन। एक रफ आइडिया मिल जाएगा आपको इस स्टोरी से मार्जिनलाइजेशन के रिलेटेड। यहाँ पे आते हैं आदिवासीज एंड मार्जिनलाइजेशन। आदिवासी जो हैं वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी से बाहर रहते हैं, इस वजह से उन्हें मार्जिनलाइज कंसिडर किया जाता है। अब स्टोरी देखें। एन आदिवासी फैमिली इन दिल्ली, सोमा एंड हेलन आर वॉचिंग द रिपब्लिक डे परेड ऑन टीवी विद देयर ग्रैंडफादर। ओ सी एन आदिवासी फ्लोट, दादू वाई डू दे ऑलवेज शो आदिवासीज एज ऑन डांसिंग। एक आदिवासी फैमिली जो है दिल्ली में रिपब्लिक डे का परेड टीवी पे देख रहे हैं। अपने ग्रैंडफादर से वो बात कर रहे हैं और एक बच्ची देखती है तो आदिवासी पूछती है कि अपने ग्रैंडफादर को कि ये लोग क्यों हमेशा आदिवासीज को सिर्फ डांस करते हुए दिखाते हैं। Yes, they don't know anything else about us. The lives of Adivasis are very rich. Most people don't know that. क्या ये हमारे बारे में और कुछ नहीं जानते? तो ग्रैंडफादर कहते हैं कि आदिवासी की जो लाइफ है वो बहुत रिच है, उसमें और भी चीज़ें होती हैं लेकिन लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। When I was young, our village in Orissa was beautiful. We got everything we needed from the land and the forests around us. We in turn respected the land, the forest and the रिवर। अब ग्रैंडफादर जो हो जाते हैं वो नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं और पुरानी बातें याद करते हैं और बच्चों को बताते हैं कि जब मैं यंग था तो हम उड़ीसा के जंगलों में रहते थे। जंगलों से हमें सारे रिसोर्सेज मिलते थे और इन रिटर्न हम जंगलों को और पेड़ पौधे जो भी है पानी वगैरह की रेस्पेक्ट करते थे। ठीक है। सडनली वी वर टोल्ड दैट द फॉरेस्ट वॉज नॉट आवर्स। Forest officials and contractors cut down large parts of it. If we protested, they beat us and then took us to court where we did not have any lawyers and could not fight our cases. फिर सडनली हमें बताया गया कि जंगल तुम्हारे नहीं है, आदिवासीज के जंगल नहीं है ये। और फॉरेस्ट ऑफिशियल्स और कॉन्ट्रैक्टर्स ने बहुत बड़ा हिस्सा फॉरेस्ट का काट दिया। फिर अगर हम इसके रिलेटेड प्रोटेस्ट कर लेते तो वो हमें मारते पीटते रहते थे और कोर्ट ले जाते थे, जहाँ हमारे पास लॉयर ही नहीं हुआ करता था क्योंकि नॉलेज ही नहीं था उनके पास, ना पैसे थे लॉयर को मतलब हायर करने के, तो इस वजह से केस नहीं लड़ पाए। Then how did you survive, Daddu? Many of us were forced to leave our homes and find seasonal work in nearby towns. Then the company wallas came. They said there was iron ore under our land. They wanted to mine it. They promised jobs and money if we sold our lands to them. Some villagers were excited. Others said this would destroy our lives and we would get nothing. Some gave thumbprints, not realizing they were selling their lands off. Only a few were given token jobs, but most of us did not sell. तो फिर बच्ची क्यूरियोसिटी में पूछती है कि फिर आप सर्वाइव कैसे किए। तो ग्रैंडफादर बोलते हैं कि हमें फोर्स किया गया जंगल छोड़ने को, फिर हम नियर बाई टाउन्स में काम करने के लिए चले गए। और इतना ही नहीं, फिर उसके बाद कंपनी वालाज आए और उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला यहाँ पे आयरन ओर है इस ज़मीन के नीचे, हम एक आयरन एक्सट्रैक्शन करेंगे और तुम लोग को जॉब भी मिलेगा और पैसे भी मिलेंगे। ठीक है। तो हमने क्या किया, तो आप हमें बस अपनी ज़मीन बेच दीजिए। तो बहुत सारों ने ऐसा किया कि अपने थंबप्रिंट्स दे दिए बिना इसके कॉन्सिक्वेंसेस जाने। फिर कुछ लोगों को क्या किया, उन्हें नाम की जॉब दे दी गई और जो हम में से ज़्यादा लोग थे उन्होंने अपनी ज़मीन नहीं बेची। ठीक है। Then they beat and threatened us till eventually everyone was forced to sell and abandon the land of their forefathers. They had the support of the authorities. Our whole way of living vanished overnight. अब जिन्होंने ज़मीन नहीं बेची थी उन्हें क्या किया गया, उन्हें मारा पीटा गया और फोर्स किया गया अपने फोरफादर्स की ज़मीन बेचने को क्योंकि उन्हें अथॉरिटीज़ का भी सपोर्ट था। तो क्या किया कि ओवरनाइट इनका सब कुछ खो गया। Oh Dadu, and our land what? For our 30 acres we got little money from one contractor. I never saw most of my friends again. अब बच्ची पूछती है कि हमारी ज़मीन का फिर क्या हो गया। तो ग्रैंडफादर बोलते हैं हमें 30 एकर्स की ज़मीन का कॉन्ट्रैक्टर से थोड़ा पैसा मिला और मैं अपनी ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से कभी फिर मिल नहीं पाया ज़िंदगी में। The money hardly lasted in the city. We had no means of livelihood anymore. We were all crammed into one tiny rented room. How we missed our carefree lives at the open spaces. अब जब ये टाउन सिटीज़ में रहने आए तो इनके पास कुछ ही पैसे थे और काम भी नहीं था। तो दद्दू बताते हैं कि हम एक छोटे से रेंट के रूम में रहा करते थे और हम अपनी केयर फ्री ज़िंदगी को बहुत मिस किया करते थे।
After a few years, your father got a job in Delhi, and we all moved here. Those were difficult times. That's why both of you did not go to school for several years. फिर कुछ साल बाद जो है कि बच्चों के जो पापा थे उनको दिल्ली में जॉब मिलती है, तो सब शिफ्ट वहीं हो जाते हैं. अब जो दादू है वो रिकॉल करते हैं कि हमारे लिए वो जो टाइम था वो बहुत ही टफ़ टाइम रहा हमारे लिए. इस वजह से दोनों बच्चियां उस टाइम पे स्कूल नहीं जाती थी क्योंकि उनके उस टाइम पे हालात बहुत ख़राब थे. I hated going back to school. We had missed so much of our studies, and other children made fun of us. We spoke Santhali at home, did not know Hindi. But now we have friends. I can even speak some English now. तो एक बच्ची बोलती है कि अब तब क्या हुआ था, तब मुझे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि जो बाकी बच्चे थे वो हमारा काफ़ी मजाक उड़ाया करते थे. हम संथाली लैंग्वेज में बात करते थे और हिंदी हमें आती नहीं थी. तो हो गया ना कि ये जो बच्चे हैं यहाँ पे मार्जिनलाइज हो गए. किसकी वजह से? लैंग्वेज बैरियर की वजह से. आपको समझ आ रहा है मार्जिनलाइजेशन किस वजह से हो रहा है? I wish I could have shown my friends our village before it was destroyed. You can still tell them about our village. It has a lot to teach them. One day I'll make a movie on the story and our story, the आदिवासी story. तो एक बच्ची बोलती है कि अब हमारे दोस्त बन गए, मैं थोड़ा सा इंग्लिश भी बोल लेती हूँ. तो दूसरी बच्ची बोलती है कि काश मैं अपने दोस्तों को अपना विलेज दिखा पाती जो डिस्ट्रॉय हो चुका है. डिस्ट्रॉय होने से पहले मैं उसको काश वो अपना विलेज घुमा पाती. तो दादू बोलते हैं कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम अब भी उनको उसके बारे में बता सकते हो ज़रूर. तो एक बच्ची बोलती है कि एक दिन मैं इस कहानी पे ज़रूर एक मूवी बनाऊंगी जिसका नाम रहेगा द आदिवासी स्टोरी. ठीक है. देखिए जो ट्राइब्स थे इसलिए अथॉरिटी ने उनके साथ ज़्यादती की क्योंकि उन्हें मार्जिनलाइज समझा गया. उसके बाद कंपनी वाले आए तो उन्हें वहाँ से क्या किया, उन्होंने भी उन्हें एक्सप्लॉइट किया. जब बच्चे स्कूल गए तो उन्हें वहाँ पे भी अलग से ट्रीट किया गया. तो ये सारी चीज़ें जो है इस स्टोरी में हुई हैं, तो ये सब बताती हैं कि कैसे कम्युनिटी मार्जिनलाइज होती है. Therefore, Daddu's story is similar to the lives of millions of आदिवासीज in India. तो दद्दू की स्टोरी जैसी है वैसी ही कुछ उसी तरीके से बाकी सारे जो मिलियंस आदिवासीज इंडिया में रहते हैं, सेम स्टोरी उनकी भी है. उनकी भी लाइफ्स इसी तरह से चेंज हो गई. ठीक है. तो इस तरीके से आपको कंसेप्ट मिला होगा मार्जिनलाइजेशन का. आगे हम इसे और डेप्थ में पढ़ेंगे.